चलिए आज हम नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, न्यू चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके सभी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी जो बेस्ट न्यूमेरिकल थे वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, वो है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगला हमारा यही चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आज जो हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे वो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की आज हम बात करेंगे। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसे कहते हैं? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे। ठीक है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से ही एकदम मिलता जुलता हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी समझ लेंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस इधर करिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की हम पहले बात कर लें। देखिए, मान लीजिए ये एक स्थान है जहां पर, या मान लीजिए पृथ्वी है, यहां पर एक पिंड रखा हुआ है, ऐसे ये पिंड है। ठीक है, ध्यान देना, इस पिंड, ये पिंड जहां रखा है वो पॉइंट क्या है? ए। ठीक, जब पिंड यहां पर था तो इस पिंड पर, इस पिंड का जो भार होगा वो ऊर्ध्वाधर किधर काम करेगा? नीचे। ये m द्रव्यमान का पिंड है जो बिंदु पृथ्वी के बिंदु ए पर स्थित है, जहां पर इसका भार mg क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इस जगह पृथ्वी की जो स्थिति, इस पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? UA। भाई पिंड जब यहाँ स्थित है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हमने क्या लिख दिया? UA। ठीक है, इस पिंड को हमें h ऊंचाई तक, यहां तक लाना है। ये टोटल ऊंचाई कितनी है? h ऊंचाई तक इस पिंड को यहां तक लाना है, B तक। ये पॉइंट क्या है? B तक हमको लाना है। तो देखिए, जब इसको आप यहां तक लाएंगे, लेकिन ध्यान रहे बिना त्वरण का लाना है, मतलब जब इसको आप यहां से यहां लाइए तो इसके गति में कोई परिवर्तन न हो, नहीं तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये नहीं पहले धीरे धीरे ला रहे थे उसके बाद तेज लाने लगे तो वेग बदल जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे लाना है कि इसमें त्वरण उत्पन्न न हो। तो ऐसा तभी होगा जब भार के लगभग बराबर का बल आप ऊपर की ओर लगाएंगे। इस भार के लगभग बराबर बल जब आप ऊपर की ओर लगाएंगे तो यह पिंड बिना त्वरण के धीरे धीरे कहां चला जाएगा? B पर, बिना त्वरण। लेकिन अगर ये बल इस भार से अधिक हो गया तो ये इसकी गति क्या होगी? बदल जाएगी और इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा।
लेकिन हमने क्या कहा कि बिना त्वरण के यहाँ तक लाना है, तो लगभग इस भार के बराबर आपको बल लगाना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बल कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। तो इस बल को हम बोलते हैं बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं? बाह्य बल, इंग्लिश में एक्सटर्नल फोर्स। जो बल हम आप लगाते हैं ना, वो बाह्य बल है, क्योंकि वो इस वस्तु के बाहर से लगाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बल लगभग mg की क्या होगा? बराबर होगा। अब ये वस्तु धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी? बी पर। बी पर आ गई। तो जब ये यहां से बी तक आएगी तो कार्य होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बल वस्तु को यहां से यहां ले जा रहा है, तो कार्य होगा ना। तो कार्य कितना होगा? देखिए, बी तक जब आएगा तो कार्य कितना होगा? तो लिखेंगे वस्तु को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। वस्तु को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक? ए से, ये WAD हो गया, मतलब ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल कौन सा है? एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल यानी बाह्य बल गुणे क्या? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? H। तो ये हो गया H। समझ आएगा? अब देखो, WAB बराबर F एक्सटर्नल लगभग किसके बराबर है? mg के। तो इसके जगह आप लिख दीजिए m इंटू क्या हो गया? H। यानी यहां से यहां तक इस पिंड को ले जाने में जो कार्य हुआ वो कितना हो गया? mgh के बराबर। ठीक। यही कार्य जब यहां से यहां तक हुआ आने में, तो यही कार्य यहां जो वस्तु जब लाएंगे इस वस्तु को ना, तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा UA थी, लेकिन जब इसको यहां से यहां तक आपने लाया, तो जो कार्य आपने किया ना, वह कार्य इसमें किसके रूप में स्थित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो क्या जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ है और जो स्थिर ऊर्जा यहाँ है, दोनों बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कार्य नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की स्थितिज ऊर्जा कम होगी, 0 भी हो सकती है। लेकिन मान लो जब कोई कार्य नहीं हुआ तो यहाँ की स्थिर ऊर्जा हम 0 भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आई तो इतना कार्य हुआ ना, तो ये सभी कार्य यहाँ आते आते किस में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। तो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ की स्थितिज ऊर्जा जो होगी यानी UB, UA से क्या होगा? अधिक होगा। मतलब अगर इन दोनों स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालें तो वह अंतर किसके बराबर होगा? किए गए कार्य को। समझना है बात? समझना ऐसे, मान लो जब वस्तु यहाँ थी तो स्थितिज ऊर्जा इसकी 2 जूल थी। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें 5 जूल कार्य करना पड़ा। यहाँ आते आते इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? 7 जूल। कितने हो गए? 7 जूल। तो इस ऊर्जा और इस स्थितिज ऊर्जा दोनों के ऊर्जा में कितने का अंतर होगा? 5 का। वो 5 क्या है? किया गया कार्य। इसका मतलब कि जो स्थितिज ऊर्जा में अंतर आएगा, स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगा? अंतर। वो किसके बराबर होगा? किए गए कार्य के। ठीक है। यानी इसके स्थितिज ऊर्जा में से आप इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या करिए? घटा दीजिए। तो बराबर कितना आ गया? किया गया कार्य। समझ में आ गई बात? यानी जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है
तो उनके स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? किए गए कार्य के। समझ में आया? या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है वही कार्य दोनों स्थान के बीच में स्थिर ऊर्जा के अंतर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। वही कार्य उनकी स्थिर ऊर्जा का अंतर हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। यानी किसी वस्तु को एक स्थान गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पृथ्वी ऊपर नीचे ले जा रहा है ना, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र काम करेगा, इसीलिए तो जी लिखा गया है। तो लिखेंगे किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर क्या करना है? एक बिंदु से क्या करना है? दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों स्थितिज ऊर्जा है ना, तो दोनों स्थिर ऊर्जा का जो अंतर आएगा वो भी स्थितिज ऊर्जा आएगा ना। अरे भाई आलू माइनस आलू क्या आएगा? आलूए आएगा ना, प्याज हो जाएगा? नहीं ना होगा। अगर 10 किलो आलू है वो मन से 5 किलो आलू निकाल दिए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? आलू। 5 किलो आलू बचेगा, 5 किलो प्याज हो जाएगा, आलू बचेगा ना। तो अगर ये भी स्थिर ऊर्जा है, ये भी स्थिर ऊर्जा है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? स्थितिज ऊर्जा आएगा। और वह स्थिर ऊर्जा किसके बराबर है? किए गए कार्य के। मतलब दोनों के बीच में जो स्थिर ऊर्जा का अंतर आएगा वो कार्य के बराबर होगा। समझ में आया? वही हमने लिखा, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहलाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा समझना है तो यही उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो जो कार्य होगा वही उस वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच उस स्थिर ऊर्जा के अंतर के बराबर हो जाएगा। अर्थात एक तरह से वही कार्य ही क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर दोनों बिंदु कहाँ है? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर दोनों बिंदु कहाँ है? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। अच्छा, यहाँ आ जाओ। अब हम बात करेंगे, जो हमारा हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इस पे चर्चा कर लें। तो देखिए, जब हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा की बात किए तो बिंदु कहाँ लिए थे? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। जब हम वैद्युत स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे तो बिंदु कहाँ लेंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। समझ आई बात? अगर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे तो दोनों बिंदु कहाँ लेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। लेकिन जब वैद्युत स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे तो दोनों बिंदु कहाँ लेंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। समझ आया? तो मान लेते हैं कि यह एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। यह क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। इसका मान क्या है? ई। क्या है? ई। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में ये दोनों हैं तो मात्र इसका मान था स्मॉल जी। ठीक है, उसी तरह ये वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है? ई। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए, दो बिंदु ले लेना है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। समझना ध्यान से। ठीक, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसी के अंदर ये दोनों बिंदु हैं। एक हम यहां पर क्या लिए थे? वस्तु लिए थे जिसको ऊपर नीचे हम ले जा रहे थे।
यहाँ पर क्या लेंगे, आवेश लेंगे। मान लो हमने यहाँ पर एक आवेश ले लिया Q नॉट कूलम, कितने का, Q नॉट कूलम का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वस्तु हमने लिया था तो वस्तु का भार किधर काम कर रहा था, नीचे। अच्छा, जब यहाँ आप आवेश लेंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा, किधर लगाएगा, बाहर इधर लगाएगा। ये बल है F इक्वल टू Q नॉट इंटू E, ये बल लगेगा, सही है। वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर क्या करेगा, बाहर की ओर बल लगाएगा, ठीक है। हमें इस आवेश को, ठीक है, B की ओर लाना है, बिना त्वरण के, B की ओर लाना है, बिना त्वरण के लाना है। तो हमें क्या करना होगा, इसी बल के लगभग बराबर बल इस दिशा में लगाना होगा। जैसे इस वस्तु को A से B तक लाना था बिना त्वरण के, तो ये बल जो हमने लगाया वो लगभग भाग के क्या था, बराबर था, तभी तो बिना त्वरण के जाएगा। उसी तरह से अगर इस आवेश को B तक लाना अगर हमें है तो हमें क्या करना होगा, इस बल के लगभग बराबर बल आपको लगाना होगा। और जो बल आप लगाएंगे उसे कौन सा बल कहते हैं, बाह्य बल, ये बल लगाना होगा, ठीक है। कि जो इसके लगभग क्या हो, यानी जो F एक्सटर्नल है वो लगभग किसके बराबर हो, F के, क्या हो, लगभग F के क्या हो, बराबर हो, सही है। यहां तक क्लियर है ना। अगर इस F की दिशा हम इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, क्लियर। अब ध्यान देना, मान लीजिए इस आवेश को हम इधर ला रहे हैं, तो पहले हम एक छोटी सी दूरी लाएंगे, कितना, dr, एक छोटी सी दूरी हम ला रहे हैं, कितना, dr, ठीक है। तो एक छोटा सा हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। जब थोड़ी सी दूरी आप विस्थापन करोगे तो कार्य भी क्या करोगे, थोड़ा सा ही करोगे ना। तो कार्य देखिए, आवेश Q नॉट को A से dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, समझ आएगा। dr दूरी विस्थापित करने में, किसको, Q नॉट आवेश को A से dr दूरी, छोटी सी दूरी, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, एक छोटा सा हो जाएगा, dw। कार्य बराबर होता है बल, ठीक है, गुणे dr, विस्थापन, सही है। जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, माइनस, तो dw बराबर हो जाएगा माइनस इंटू dr। अब F की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q नॉट इंटू E, यहाँ रख देंगे, तो dw बराबर हो जाएगा माइनस Q नॉट इंटू E इंटू dr। इतना कार्य करना पड़ेगा एक छोटी सी दूरी लाने में, समझ आएगा। अगर हम कहें कि A से B तक लाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए, जैसे इसको हमने कहा ना A से B तक लाने में कार्य, तो W ये भी हो गया, ठीक। उसी तरह इसको कहें A से B तक लाने में, तो देखिए यदि Q नॉट को क्या करें, A से कहां तक, B तक लाया तो किया गया कार्य, A से B तक जब लाएंगे तब कितना कार्य होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे कार्य A से B तक लाने में होंगे तो सभी कार्य को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट A से B तक का कार्य की हमने गणना कर लिया, इसलिए इसमें समाकलन नहीं किया गया, नियम वही है। लेकिन उसमें क्या, छोटी सी दूरी लाया गया तो छोटा सा कार्य हुआ। ऐसे छोटे छोटे कार्य A से B तक लाने में होंगे तो सबको क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन।
तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। समझ में आया? इसका समाकलन क्या होगा? डी डब्ल्यू का डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू ए से बी लिख दिया हमने। यहां देखो क्या करना है, यहां पर भी कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ए टू क्यू नॉट ई इंटू डी। अगर आप चाहो तो यहां से क्यू नॉट को क्या करो, बाहर कर सकते हो, तो ए टू इतना कार्य हो जाएगा ए से बी तक लाने में। ठीक है, मान लो कि जब आवेश यहां रहा होगा तो इसकी स्थिर ऊर्जा क्या रही होगी? यू है। और जब ये आवेश बी तक आया होगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई होगी? तो इससे ऊर्जा यहां ज्यादा रही कि यहां पर? क्योंकि यहां पर तो कोई कार्य नहीं हुआ तो इसकी इससे ऊर्जा 0 हो सकती है, लेकिन यहां तक आते आते इतना कार्य हुआ है ना, इतना कार्य, तो ये सभी कार्य किसके रूप में बदल गया? स्थिति। तो इसका मतलब यहाँ इससे ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिए अब इसके ऊपर देखिए, इससे ऊर्जा में अंतर कितना हुआ? स्थिति ऊर्जा में क्या अंतर? कितना अंतर हुआ है इसी ऊर्जा में? तो इस ऊर्जा में से ये इसी ऊर्जा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस यू ए। और यह अंतर किसके बराबर आएगा? किए गए कार्य के, इसी के बराबर आएगा ना, यानी डब्ल्यू ए बी, यानी यू बी माइनस यू ए बराबर, ठीक है, और डी डब्ल्यू ए बी का मान ये है, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ए बी इंटू ई इंटू डी आर। ये हो गया इसी ऊर्जा में अंतर। समझ में आई बात? देखो सेम वैसे ही आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो वही चीज है ना, है? तो अगर हमसे कोई कहे, देखो ये दोनों स्थिर ऊर्जा है, तो इन दोनों स्थिर ऊर्जा का अंतर क्या आएगा? स्थितिज ऊर्जा आएगा। और वो स्थिर ऊर्जा क्या होगा? किसके बराबर होगा? किए गए, यानी किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। समझ आया? तो अगर हमसे कोई कहे कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पे लिखा गया, बस ये वही सब कुछ है। गुरुत्वीय की जगह क्या लिखना? वैद्युत। यहाँ भी गुरुत्वीय की जगह क्या लिखना? क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हुआ था, और ये जो हुआ किसके अंदर हुआ? तो लिखेंगे जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र, दिख रहा है ना, के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ में आई बात? अगर कोई कहे वैद्युत स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हो, तो आप यही कहोगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो जो कार्य किया जाएगा ना, वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
यानी किया गया कार्य जो होगा वो वैद्युत स्थिर ऊर्जा के अंतर के बराबर है। समझ आया? वही चीज यहाँ भी है। तो ये गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा है, और वो क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हुआ है, और वो किसके अंदर हुआ? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसलिए यहाँ वैद्युत स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हुआ, इसलिए यहाँ गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों एकदम देखो सेम है, कोई अंतर नहीं है, फर्क केवल वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र का। इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, इसमें वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा। समझ आई बात? क्लियर है? तो हेडिंग क्या डालेंगे? वैद्युत स्थिर ऊर्जा। और हेडिंग डालने के बाद ये आप जो है सबसे पहले लिखेंगे इतना, ठीक है? इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे माना Q नॉट कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र E के अंदर बिंदु A से B तक लाया जाता है, ठीक है? लाया जाता है। उसके बाद ये फिगर बनाएंगे और फिर ये सब कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें। ये नहीं लिखना है, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा नहीं लिखना है। बात करते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है वैद्युत विभवांतर। ठीक है? क्या है? वैद्युत विभवांतर। अभी तो हमने वैद्युत स्थिर ऊर्जा पढ़ा, अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है उसको हमें समझना है। ये जरूरी है, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, क्योंकि ये सब जो है इस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे मुख्य पार्ट है। क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरा पार्ट नहीं समझ में आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। और पूरा पार्ट ही नहीं, पूरे बुक में आपको प्रॉब्लम होगी। जहां जहां विभव की बात होगी वहां आपको डिस्टर्बिंग होगा। विभव क्या है, विभव क्या है, तो इस चीज को समझिए पहले। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, विद्युत। देखिए, इसको वैद्युत भी लिखा जाता है, विद्युत भी लिखा जाता है। विद्युत विभवांतर, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये ठीक है, ये हमको जानना। अब यहाँ पे समझना, थोड़ा सा लॉजिक समझो। यहाँ पे लिखा क्या है? विभवांतर। अगर हम विभवांतर का संधि विच्छेद करें, विभवांतर, तो हम क्या लिखेंगे? विभव धन अंतर, ये लिखेंगे ना। मतलब क्या हुआ? विभव में अंतर, विभव में अंतर, यही होगा। विभवांतर का मतलब हो गया विभव में अंतर। तो अगर हमें अंतर निकालना है, किसी का भी अंतर निकालना है, तो उसके लिए आपको कम से कम दो वस्तु होना चाहिए ना? है? अंतर कैसे निकालोगे? उसके लिए दो चीज होना चाहिए ना। मान लो अगर दो लोग हैं, कहा जाए ये तुमसे बड़ा है, तो इसका मतलब उनके हाइट का अंतर निकाल रहे हो। तो हाइट का अंतर कैसे निकालें? उसके लिए दो व्यक्ति चाहिए ना, एक बड़ा और एक, तभी तो अंतर निकलेगा दोनों का। अब एक के रहे और कह दो इसके हाइट में अंतर है, कैसे निकलेगा? एक ही है और कहो इसके हाइट में अंतर है, तो कैसे उसके हाइट में अंतर पता चलेगा? उसी तरह से अगर हमें विभवांतर निकालना है, विभव में अंतर निकालना है, तो कम से कम हमें दो पॉइंट चाहिए जिनके बीच आप अंतर निकालेंगे। क्लियर है? तो ये तो फिक्स हो गया कि विभवांतर के लिए दो बिंदु जरूरी है, कम से कम दो बिंदु चाहिए आपको, तभी आपको पता चलेगा किसके किसके बीच अंतर निकाला जा रहा है। सही है? दो बिंदु जब आप लेंगे तो एक बिंदु पर विभव क्या है, दूसरे बिंदु पर विभव क्या है, दोनों के विभव में से बड़े वाले से कम वाले विभव को घटाओगे तभी तो पता चलेगा विभवांतर है। तो इस शब्द से ही हमें पता चल गया कि हमें विभव में अंतर निकालना है, और विभव में अंतर तभी आएगा जब उसके लिए कम से कम दो बिंदु हों।
ठीक है। तो हमने दो बिंदु देखिए लिया, एक यहां लिया और एक यहां ले लिया, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा विभवांतर क्या होता है। समझ में आई बात? ये तो क्लियर हो गया ना विभवांतर है। अच्छा, ये डायग्राम अभी हमने वैद्युत स्थिर ऊर्जा में बनाया था, वही डायग्राम है, और उसी डायग्राम का जो फार्मूला हमने लिखा था ना, उसी फार्मूला से हम विभवांतर को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, फार्मूला जो हमने इसका लिखा था वो यही था, यू बी माइनस यू ए बराबर क्या था, क्यू नॉट, ठीक है, माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी, यही था, सही है। अगर सोचो क्यू नॉट को हम इधर भेज दें, क्यू नॉट को इधर भेज दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए बटा क्यू बराबर माइनस ए टू ई इंटू डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये क्यू नॉट एकांक कूलाम का आवेश मान है, इसको मान लें कि क्यू नॉट क्या है, एकांक कूलाम का आवेश है, कितना है, एक है। अगर इस क्यू नॉट को एक मान लें, मतलब एकांक कूलाम के आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, वही कार्य इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर। जब इस क्यू नॉट को एक मानोगे ना, तो है पूरा क्या बन जाएगा, विभव, ये हो जाएगा वी बी माइनस है वी बी हो जाएगा और है वी ए हो जाएगा, समझाए बात, बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, ऐसे यही कार्य हो जाता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो देखिए उससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझाए बात। अगर कोई कहे कि वैद्युत विभवांतर है क्या, तो किसी आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, वो कार्य और वो आवेश, जिस आवेश को आप ले गए, उनका अनुपात क्या कहलाएगा, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। तो देखिए अगर विभवांतर का डिफिनीशन हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, समझिएगा, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश कौन सा आवेश, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, उस आवेश का क्या अनुपात उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, उस आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। मान लो, इसको मत लिखना, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, याद रखो, समझो। मान लो कि वैद्युत क्षेत्र ई है, इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्यू नॉट कूलाम को ए से बी तक क्या किया, लाया। जैसे ही आप क्यू नॉट कूलाम क्या रखोगे तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा ना, ये बल इस दिशा में लगेगा कि नहीं लगेगा,
इसके विपरीत हम लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। मान लो कोई बल इस दिशा में लगा रहा है और हम इधर ले जा रहे हैं, विपरीत बल इधर लगा और हम ले जा इधर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इधर ले जाने में कार्य करना, अगर ये बल इधर लगता तो आपको कार्य करना वो अपने आप कार्य होता ना। तो ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पे इस दिशा में बल लगा रहा है और आपको इस दिशा में लाना है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ए से बी तक आप लाए तो कितना कार्य किए, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लाने में इतना कार्य किया आपने। तो ये कार्य, जो कार्य आपने किया वो कार्य और जिस आवेश को आपने लाया वो आवेश, दोनों का जो अनुपात है बटा कार्य और आवेश का अनुपात, यही अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। समझ आई बात। तो कभी अगर कोई कहे कि वैद्युत विभवांतर है क्या, तो जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य और वो आवेश, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, दोनों का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। मान लेते हैं, माना Q0 कूलम्ब के आवेश को ठीक है वैद्युत क्षेत्र E के अंदर बिंदु A से B तक लाने में WAB कार्य करना पड़ता है। समझे बात को। मान लिया Q0 कूलम्ब के आवेश को वैद्युत क्षेत्र E के अंदर बिंदु A से B तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। समझ आई बात, इतना कार्य करना पड़ रहा है A से B तक लाने में। ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा, तो वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर। ठीक है, किनके बीच का विभवांतर, A और B के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, A से B तक आपने लाया, देखना ध्यान से, A से B तक लाया आपने, तो विभव कहाँ ज्यादा होगा, A पर या B पर, B पर। जहां पर कार्य ज्यादा होगा ना वहां पर विभव ज्यादा होगा, वहां पे ऊर्जा भी, क्लियर है ना। वही ऊर्जा जो आवेश को यहां से यहां लाओगे ना, वही ऊर्जा किसमें बदल रही है, विभव में। किसमें बदल रही है, विभव में। यहाँ ऊर्जा UV था ना, यही ऊर्जा VB में बदल गया, किसमें, विभव में। यहाँ ऊर्जा किस क्या था, UA था, किसमें बदल गया, VA में। समझ आई बात। यानी विभवांतर है क्या, ऊर्जा का अंतर है। क्या है, ऊर्जा का अंतर है। जैसे UB माइनस UA आपने निकाला था, उसी तरफ क्या हो जाएगा, VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है, वही ऊर्जा विभव में बदल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर, क्या हमने बोला है, लाने में किया गया कार्य और वो आवेश, दोनों का क्या अनुपात, क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। यही विद्युत विभवांतर है। समझ आई बात। अब देखना ध्यान से, चूंकि आप सभी को पता है कि WAB A से B तक लाने में कितना कार्य होता है, Q0 A to E इंटू, इतना कार्य होता है, सही है ना। वैद्युत स्थिर ऊर्जा में एक कार्य की गणना हुई है, इतना कार्य होता है। अगर ये कार्य यहाँ पे रख दे तो विभवांतर का सूत्र देखो कैसा दिखेगा, VB माइनस VA बराबर Q0 A to B E इंटू DR बटा Q0 से Q0, तो VB
माइनस भी ए बराबर ए टू बी इंटू डी, ये दिखेगा, हुआ ना। ऊर्जा में अंतर किए गए कार्य के बराबर था, तो विभव में अंतर भी क्या है, समझ आ गया। तो मतलब देखो, ऊर्जा क्या है, किए गए कार्य के बराबर है, ऊर्जा में अंतर भी किए गए कार्य के बराबर है, और विभव में अंतर भी किए गए कार्य के, लेकिन तब बराबर है जब ले जाने वाला आवेश कितने का हो, 1 कूलाम का हो। कितने का हो, 1 कूलाम, यानी एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब ए से बी तक ले जाएंगे ना, तो जो कार्य होगा वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, और वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच ऊर्जा में अंतर भी कहलाएगा या स्थितिज ऊर्जा भी कहलाएगा। मतलब अगर विभव को समझना है, जिनके बीच अंतर निकालना है, तो उनके बीच ऊर्जा का अंतर आपको अगर पता है ना, तो विभव अंतर निकल जाएगा। ठीक है, विभवांतर जो है क्या है, विभव है क्या, ऊर्जा। जहां पर ऊर्जा ज्यादा वहां पर विभव, जहां पे ऊर्जा कम वहां पर विभव कम। तो विभव और ऊर्जा क्या है, सेम ही तो है। कब, जब एकांक कूलाम के आवेश को आप ले जाएंगे या ले आएंगे, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ये सारा काम कहां होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा, तब ये विभवांतर दिखेगा। समझ आई बात। तो अगर हमसे कोई कहे कि वैद्युत विभवांतर है क्या, तो सिंपल सी बात, सर जी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वह कार्य, और वो आवेश, जिस आवेश को हम ले जा रहे हैं वो आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर। हो गया विभवांतर का डिफिनीशन। लेकिन अगर हम इस WAB का मान रखेंगे ना, तो विभवांतर का फॉर्मूला ऐसे दिखने लगेगा, क्योंकि WAB क्या है, A से B तक ले जाने में किया गया, और A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना ये है। तो ये मान जब यहाँ पर आप रखोगे तो Q नॉट क्या होगा, तो विभवांतर का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, विभवांतर का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब आवेश कितने कूलाम का हो, और ये तब होगा जब आवेश Q नॉट कूलाम का हो। मतलब जब आवेश 1 कूलाम का न हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब आवेश एकांक कूलाम हो तो विभवांतर के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक, अगर कार्य दिया है तो डायरेक्ट लगा दो, कार्य नहीं दिया है तो कार्य की पहले इस फॉर्मूला से क्या करो, गणना कर लो, गणना करने के बाद वो मान यहाँ पे रख दो, विभवांतर निकल जाएगा। समझ आया। तो दूसरा भी डिफिनीशन देख लीजिए, दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कोई कहे कि वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हो, तो एक तो हमको ये भी दिख रहा है, दूसरा क्या है, एकांक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ आई बात। ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला के आधार पे हमने डिफिनीशन लिखा है, क्योंकि फार्मूला तभी आया है जब आवेश कट गया है, मतलब दोनों कट जाने का मतलब कितना हो गया, 1। भाई 2/2 है, कट गया कितना आया, यानी 2 का, ये दोनों कटने के बाद 1 हो गया। उसी तरह अगर ये दोनों कट गया कितना हो गया, 1। यानी आवेश अगर 1 कूलाम का है और उसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, तो जो कार्य होगा ना, वही कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर। ठीक, लेकिन अगर आवेश Q नॉट कूलाम का है,
1 कूलाम का नहीं है, क्यों 8 कूलाम का है? तो उसको ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो ये डिफिनीशन। तो आप दोनों चाहे दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई डाउट? तो नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर, फिगर जरूर बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अब इसका हम थोड़ा मात्रक की बात कर लें। मात्रक क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मात्रक भी पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई क्या मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत विभवांतर का? तो देखिए पहले तो फॉर्मूला देखिए, ये आकार है और ये क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति, तो एक तो ये हो गया जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभवांतर का एक मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। इसी को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? इसी को एक शब्द में हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो अगर कोई प्रश्न करे कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। यहां से अगर हमसे कोई प्रश्न करे कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र किसका? विद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र बताइए। मात्रक तो बता दिया आपने, विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखिए आज हम विमीय सूत्र नहीं बताएंगे, क्योंकि विद्युत विभव भी हमें पढ़ाना है, ये तुमने विभवांतर पढ़ाया। तो विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र विभवांतर का भी होगा, ठीक है। तो जब विद्युत विभव पढ़ाएंगे तो उसमें हम विमीय सूत्र लिखवाएंगे, ठीक है। इसमें बस हमने बताया कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कितना होता है, विद्युत विभव का भी यही मात्रक आप देखेंगे होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।